पहले हम क्या करते थे, अगर हमें फूड डिलीवरी चाहिए ना तो अल्टीमेटली हम रेस्टोरेंट्स को कॉल करते थे, उनसे पूछते थे कि क्या वो हमारे घर पे फूड डिलीवर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो हम उन रेस्टोरेंट्स को कॉल करते थे जो फूड डिलीवरी करते हैं। लेकिन जब हम उन फूड आइटम्स को मंगा लेते हैं, ऑर्डर करते हैं, और हमें जब करेक्शन करना पड़ता है ना, वो करेक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है और बहुत सारा आर्ग्यूमेंट वगैरह जो है वो रेस्टोरेंट ओनर के साथ हमारे होते रहते हैं। ऑर्डर कैंसिल भी नहीं होता, वो बोल देता है कि ऑर्डर कब का निकल चुका है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन फूड डिलीवरी सर्विसेज जब से चालू हुई है ना, ये पूरी प्रॉब्लम एक तरीके से रिवर्स हो गई है और फूड डिलीवरी का मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है। जोमेटो और स्विगी इन मार्केट के अंदर सबसे बड़े दो प्लेयर है। आज हम जोमेटो के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे जोमेटो अपने आप को प्रॉफिटेबिलिटी की ओर लेके जा रहा है, उनके क्या प्लान है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस चैलेंजेस क्या है, बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। जोमेटो की शुरुआत 2008 में हुई थी। शुरुआत की थी दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने। अब बेसिकली जब जोमेटो की शुरुआत हुई थी ना 2008 में, तब इनका जो नाम था ना वो फूडी बे हुआ करता था और ये सिर्फ दिल्ली के अंदर ही जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। जैसे इन्होंने दिल्ली एनसीआर के अंदर अपने बिजनेस को अच्छे से जमा लिया ना, तब इन्होंने अपने बिजनेस को एक तरीके से एक्सटेंड कर गया मुंबई कोलकाता के जैसे सिटीज़ के अंदर। अल्टीमेटली जब इन्होंने देखा कि यार काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बट फूड का जो नाम है, हमारे जो स्टार्टअप का नाम है फूडी बे, कुछ ऐसा नाम रखना चाहिए जो एकदम ईजीली प्रोनाउंसिएशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉलेबल हो। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है वो जोमेटो नाम रखेंगे और अल्टीमेटली कंपनी का नाम 2010 में बदला गया फूड बे से जोमेटो। लेकिन ये जो जर्नी है ना, इतनी आसान नहीं है। आज के डेट में जोमेटो हर दिन मिलियंस में ऑर्डर करता है, 10 से 12 लाख ऑर्डर्स उनके यहाँ पे दिन पे होते हैं और ये तो कुछ भी नहीं है, हर मिनट के ऊपर उन्होंने 4000 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स क्लॉक की हुई है। बिजनेस करना है ना आसान नहीं होता, अल्टीमेटली आपको बिजनेस चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जोमेटो को भी बिजनेस चैलेंजेस फेस करने पड़े। सबसे पहला बिजनेस चैलेंज इनको फेस करना पड़ा वो कि जिस एरिया के अंदर, अब देखो क्या होता है, जब जोमेटो किसी एक सिटी के अंदर जाता है ना, तो उसे उस सिटी के उस एरिया के हर एक रेस्टोरेंट को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना होता है। लेकिन हो सकता है कि एक आध दूसरा रेस्टोरेंट जो है वो उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर ना आए और उसका जो यूज़र है जोमेटो को उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर का, वो अपनी ऑर्डर के लिए जब जोमेटो के ऐप के ऊपर आता है और उसे उसका पसंदीदा रेस्टोरेंट नहीं दिखता है, तो अल्टीमेटली वो कस्टमर वहाँ पे डाउन हो जाता है और 30 to 20% चांस एक तरीके से इंक्रीज हो जाते हैं कि वो ऑर्डर ना करेगा जोमेटो के ऊपर। बट 70% चांस होते हैं अगर डिस्काउंट्स वगैरह अच्छे हो तो अल्टीमेटली वो जो है वो ऑर्डर जो है वो कर देता है। ये इनके सामने एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इनको अल्टीमेटली सारे रेस्टोरेंट्स को लाना जरूरी था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनका कस्टमर जो है उनसे दूर जाए। सेकंड चैलेंज इनके सामने ये आया कि इनके जो कमीशन रेट्स है ना वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, उसके वजह से अल्टीमेटली जो रेस्टोरेंट्स ओनर्स वगैरह भी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो भी अपने प्राइसेस जो है ना वो उस हिसाब से बढ़ा देते हैं जितना ये कमीशन चार्ज करते हैं, जिसके वजह से रेस्टोरेंट्स को जो है वो नुकसान नहीं होता। बट अल्टीमेटली होता ये है कि कस्टमर ये देखता है कि यार भैया जोमेटो के ऊपर इतना वो जो ऑर्डर का वैल्यू आ रहा है ना, वो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में जाके आने के बाद ना इतना नहीं आता है। इसके वजह से ये भी इनके लिए एक चैलेंज बन गया। तीसरा चैलेंज इनके सामने ये आया कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ डोमिनोज का। डोमिनोज शायद प्लान कर रहा है कि वो जोमेटो के साथ बिजनेस नहीं करेगा क्योंकि कमीशन रेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये भी इनके सामने चैलेंज है। रिसेंटली इन्होंने ब्लिंकिट को खरीद लिया। अब ब्लिंकिट जो है वो पहले ग्रोपर्स हुआ करता था और जब वो ग्रोपर्स हुआ करता था ना, तब वो 1.5 लाख 2 लाख दिन की उसकी जो है वो सेल्स हुआ करते थे। बट जैसे इन्होंने क्विक कॉमर्स के ऊपर शिफ्ट किया ना, इनका पूरा बिजनेस का सत्यानाश हो गया और ब्लिंकिट एक लॉस मेकिंग कंपनी में तब्दील हो गया। अब रिसेंटली जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जोमेटो की शेयर प्राइस ऑलरेडी डाउन हो गई, क्योंकि जोमेटो ने एक लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद लिया था। अब वो एक लाइबिलिटी हो गई है अगर जल्द से जल्द उसे अपने लॉसेस को रिकवर नहीं किया या फिर जल्द से जल्द उस कंपनी को सस्टेन नहीं किया गया तो। अब ये समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल आखिर क्या है। कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल ना वो है एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल। एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल होता ये है कि जब आप दो कम्युनिटी को इंटीग्रेट करते हो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और जब उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ट्रांजैक्शन होता है और उसका कुछ कमीशन का हिस्सा आपको मिलता है, तब वो प्लेटफॉर्म कहलाता है एक एग्रीगेटर मॉडल। जोमेटो रेस्टोरेंट्स को और कस्टमर्स को कनेक्ट करता है अपने डिलीवरी सर्विसेज के जरिए, इसलिए जोमेटो को जो है वो एग्रीगेटर बेस्ड स्टार्टअप बोला जाता है। अब जोमेटो की बिजनेस स्ट्रेटजीज को समझेंगे, क्योंकि इसकी बिजनेस स्ट्रेटजीज इनके लिए एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जाने में इनको हेल्प करती है। सबसे पहली स्ट्रेटजी है वेरिएबल कमीशन अप्रोच। ये स्ट्रेटजी स्विगी भी इस्तेमाल करता है। अब इसमें होता ये है कि जोमेटो जो है ना वो अपने कमीशन को 2 हिस्से में रखता है। किसी एरिया में ऑर्डर्स बहुत कम होती है तो किसी एरिया में ऑर्डर जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। अब जिस एरिया में ऑर्डर्स कम होते हैं ना, तो जोमेटो उस एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर लाने के लिए कमीशन रेट शुरुआत में बहुत कम रखता है, जैसे 18 से 20% के हिसाब से।
उसी के साथ साथ जब किसी XYZ एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत तेज़ी से ऑर्डर्स आती है और उस एरिया पे कोई नया रेस्टोरेंट आ रहा है ना, तो उसके लिए जो कमीशन होता है ना वो 18 से 20% का नहीं होता, बल्कि 25 से 28% का होता है, क्योंकि उस एरिया के अंदर बहुत ऑर्डर्स आती है। जोमेटो के पास ये चीज़ें जोमेटो को इसलिए पता चल जाती है क्योंकि उसके पास जो है ना एक बहुत बड़ा डेटा है, जिसके हिसाब से वो किस एरिया के अंदर कितना कमीशन उसे चार्ज करना चाहिए ना, और वो कितना एप्लीकेबल होता है ना, वो सारी चीज़ें डेटा के थ्रू पता चलता है। बात डेटा की ही है तो जोमेटो की सेकंड स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं, वो है इन प्लेटफॉर्म सर्विसेज। अब ये जो इन प्लेटफॉर्म सर्विसेज होती है ना, मेनली ये एड्स होती है और कुछ नहीं होता है। अब जोमेटो के पास हर महीने जो है वो करोड़ों लोग जो है वो ऑर्डर करते हैं जोमेटो के ऊपर फूड की, और 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है वो जोमेटो विजिट करते हैं हर महीने, और उनमें से 1 करोड़ लोग जो है वो ऑर्डर करते हैं। तो जोमेटो का ये मालूम है कौन से पिन कोड के ऊपर कितनी ऑर्डर आती है और कौन से डिशेस कौन से एरिया में ज़्यादा बिकते हैं। हर एक तरीके का नॉलेज, हर एक तरीके का डेटा जोमेटो के पास अपने डेटा एनालिटिकल सेंटर के अंदर अवेलेबल होता है। तो जोमेटो क्या करता है, जोमेटो रेस्टोरेंट ओनर्स को कहता है कि आप जो है वो जोमेटो के ऊपर टारगेट बेस्ड एड्स जो है वो प्लेस कीजिए, जिसके बदले में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स देंगे, आपको उसके बदले में हमें जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड पैसे देने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एक रेस्टोरेंट नया खुला है डोसे का, अब वो बंदा जो है वो जोमेटो के ऊपर लिस्ट करता है, जोमेटो उसे कहता है कि आपका रेस्टोरेंट जो है वो नया ही है, आप एक काम करो, अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करनी है तो आप जो है वो हमारे एड बेस्ड सर्विसेज ले लो। इसके अंदर अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हम आपकी जो भी कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी के अंदर आपको जो है वो अव्वल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो हो सकता है। अब होता क्या है, जब कस्टमर जोमेटो के ऐप के ऊपर आता है ना, तो उसे वही रेस्टोरेंट दिखता है जिसके लिए जोमेटो ने पैसे लिए हैं अपनी ऐड दिखाने के लिए, उस रेस्टोरेंट के ऐड दिखाने के लिए आपको जोमेटो के ऐप के ऊपर। यानी कि अगर आपको डोसा खरीदना है, आपको डोसा चाहिए, तो डोसे के उस सेक्टर के अंदर अल्टीमेटली जो रेस्टोरेंट आपके एरिया के अंदर है जिसने पेमेंट की होगी ऐड के लिए, वो आपको प्रायोरिटी में दिखाया जाएगा। सिमिलरली उस एरिया के अंदर जब आप फूड ऑर्डर कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि आपको कौन से रेस्टोरेंट से करना है, तो होम पेज के ऊपर जो भी पहली ऐड होगी या फिर जो भी पहला फोटो होगा किसी रेस्टोरेंट का, वो अल्टीमेटली ऐड बेस होता है और ऐड के थ्रू ही इससे जोमेटो जो है वो हर महीने काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग जो है वो करता है। शुरुआत में जब कंपनी ने ये सर्विसेज बनाई थी तब जोमेटो का जो रेवेन्यू था ना वो 28 करोड़ के आसपास था। उसके अगले साल ये रेवेन्यू में एक जंप आया और 78 करोड़ तक पहुंच गया। उसके अगले साल ये रेवेन्यू और भी ज़्यादा बढ़ गया। आज के डेट में ये रेवेन्यू ऑलमोस्ट 278 करोड़ प्लस है और जल्दी ये रेवेन्यू जो है वो 300 से 400 करोड़ तक टच कर जाएगा, क्योंकि इसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नॉर्मली उनको जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि देखो जब भी कोई रेस्टोरेंट शुरुआत में खुलता है ना, तो उसे अल्टीमेटली अपना भाड़ा भी देना पड़ता है। तो वो सिर्फ ऑफलाइन कस्टमर्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं हो सकता, सिर्फ ऑफलाइन डाइनिंग के ऊपर ही डिपेंड जो है वो नहीं रहना चाहता, इसलिए वो अल्टीमेटली जोमेटो से क्या करता है, पार्टनरशिप करता है, उसको ऐड के लिए पैसे दे देता है और अल्टीमेटली अपनी सारी रिकवरी जो है ना वो शुरुआत के अंदर जो है ना वो जोमेटो से करने की देखता है, जिसकी वजह से ये रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है और रेस्टोरेंट्स को भी इसमें फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको जो पेमेंट करनी है ना वो रिजल्ट बेस्ड करनी है। यानी कि अगर कस्टमर ऑर्डर करता है ऐड के थ्रू तब जोमेटो जो है उसका कुछ चार्ज लेता है। थर्ड स्ट्रेटेजी है वो है B2B सप्लाई स्ट्रेटेजी। अब होता यह है कि एक स्टार्टअप होता है जिसका नाम होता है हाइपर प्योर। अब हाइपर प्योर क्या करता है, हाइपर प्योर जो है ना वो फार्मर्स है और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो ग्रोसरीज के होते हैं ना, उनसे अल्टीमेटली बहुत बड़े स्केल के ऊपर जो है ना वो परचेसिंग करता है और बाद में वही सामान डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर जो है ना वो रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड करता है। जोमेटो के इस बिजनेस के ऊपर नज़र पड़ गई तो जोमेटो ने सोचा कि यार अपने पास तो लाखों रेस्टोरेंट्स लिस्टेड है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्यों ना हम इस कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं और इस पूरे मार्केट के अंदर लीड करते हैं, क्योंकि स्विगी अब तक इस मार्केट के अंदर आया ही नहीं है। क्यों ना हम जो है वो फर्स्ट मूवर अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं और पूरे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और ये एक तरीके से ये धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे हैं। आज के डेट में हाइपर प्योर की जितनी भी सर्विसेज है ना वो मोस्टली सर्विसेज बैंगलोर के अंदर आपको देखने को मिलती है। धीरे धीरे ये एक्सपांड भी कर रहे हैं। आज बेंगलोर के अंदर इनके पास 2500 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं जो डेली हाइपर प्योर की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो हाइपर प्योर की सर्विसेज है ये बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। जब जोमेटो इसे पूरे देश के अंदर जब इसे स्केल करेगा ना तो अल्टीमेटली जोमेटो को फायदा ज़रूर होगा। फोर्थ स्ट्रेटेजी है वो है अल्टीमेटली ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे जोमेटो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करता है और जो सबसे ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है वो है जोमोलैंड। अब जोमोलैंड में जोमेटो करता क्या है, वो अल्टीमेटली अपने रेस्टोरेंट्स को कहता है कि आप देखो हम जो है ना वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, उस इवेंट के अंदर हम जो है वो लाइटिंग, डीजे, सिंगर्स, कॉमेडी सबको बुलाएंगे और एक ऑर्गेनाइज बहुत बड़े लेवल का इमेज का टाइप जो है वो एक ज़बरदस्त हम इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। इस इवेंट के अंदर लाखों में लोग आएंगे जिससे अल्टीमेटली आपका भी फायदा होगा, प्लस जोमेटो की भी जो है वो ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी, उनका ब्रांड का भी काफ़ी अच्छा नाम होगा। ये चीज़ सच में सक्सेसफुल रही।
जब जोमेटो ने पहला अपना इवेंट मुंबई में ऑर्गेनाइज किया था ना, तो इस इवेंट के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा पब्लिक आई थी, जिसके वजह से जोमेटो को पता चल गया कि भाई कितना ज़बरदस्त हो सकता है जब हम ऐसे इवेंट्स हर साल अलग अलग सिटीज़ के अंदर अलग अलग लेवल पे करते जाएंगे। तो इससे जोमेटो के ब्रांड बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।